आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। जैसा कि हम लोगों को नाम से क्लियर है, पर्यावरण मतलब इस अध्याय में हमको चाहिए हमारे चारों तरफ पेड़ ही पेड़। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मतलब ये अध्याय है, इसमें हमको चारों तरफ पेड़ ही पेड़ चाहिए। लेकिन इस अधिनियम की हमको ज़रूरत कब पड़ी? जैसा कि सन से हमको निर्धारित है 1986। छियासी मतलब छियासी मतलब छेड़ासी। किसी को हमने छेड़ दिया, किसको छेड़ दिया? पर्यावरण को हमने छेड़ दिया। छेड़ने से क्या हुआ? जो हमारे पेड़ थे वो मुरझाने लगे या सूखने लगे। इसीलिए हम लोगों को इस अधिनियम की ज़रूरत पड़ी। ये मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। मतलब हम लोगों ने पर्यावरण को छेड़ा, इसीलिए हमको जो है इस अधिनियम की ज़रूरत पड़ी। तो अधिनियम की ज़रूरत क्या पड़ी? मतलब जैसे हमारे पर्यावरण था, हमारे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, पेड़ ही पेड़ थे, ठीक है। लेकिन भाई एक हमने पेड़ छेड़ा, जिसे नहीं कहते हैं कोई परिभाषा होती है एक वचन या बहुवचन की। एक वचन होती है तो उसमें होती है एक चीज़, लेकिन जैसे ही बहुवचन कहते हैं तो दो या दो से अधिक नहीं कहते हैं। तो मतलब उसमें उसी तरीके से इस डेट को हम लोग याद करेंगे कि एक पेड़ को मारते तो उसमें क्या ही था? एक पेड़ को मारने से पर्यावरण थोड़ी हमारा ख़त्म हो जाता। लेकिन बहुवचन की तरीके से सोचो सोचो, हमने 2 से 3 पेड़ों को मार दिया, मतलब मई मतलब 2 से 3 पेड़ मर गए, मतलब मर गए। तो हम लोगों को इस अधिनियम की ज़रूरत पड़ी। तो इस अधिनियम की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने इसको लागू कैसे किया? ऐसे लागू किया, एक मतलब 1 और 9, इसको 1 9 और ये भी 9, ठीक है। नवंबर मतलब 9। तो एक तरफ से हम लोगों ने नए नए पेड़ लगा दिए, मतलब 19 नवंबर। एक तरफ से हम लोगों ने नए और नवंबर भी नए नए पेड़ लगा दिया। जैसे 2 से 3 पेड़ हमसे मर गए, तो हम लोगों ने क्या किया? एक तरफ से 9, मतलब नए नए नहीं होते, नए और नए पेड़ लगा दिए। तो 19 नवंबर 1986 डेट आ जाएगी आपकी लागू होने की। ठीक है भाई। अब धारा देखो, पेड़ होते हैं, ये जैसे पेड़ है तो उसमें धारा हम लोग ऐसे सोचो कि धारा मतलब पानी लगा रहे हैं, ठीक है। पानी नहीं लगाएंगे, पानी। तो हमारे तरफ से, हमारे चारों तरफ तो पेड़ हैं। जैसे चारों तरफ पेड़, जैसे नहीं अध्याय में हम लोगों ने कहा चारों तरफ पेड़ है, तो कुछ पेड़ों में लगेगा, मतलब जैसे 4 पेड़ हैं तो उसके आगे कुछ 2 घटा दो तो 2 में लगा, और 2 बढ़ा दो, किसी मतलब किन्हीं 2 में कम लगा, किन्हीं 2 में ज़्यादा लगा। मतलब 4 से 2 कम कर दो, 2 आ जाएगा, 2 बढ़ा दो 26। मतलब हम लोग धारा मतलब पानी लगा रहे हैं। हमारे चारों तरफ पेड़ थे, किसी में लग पाया, कम लग पाया, किसी में ज़्यादा लग पाया। तो उसी तरीके से इसको याद कर लो, 26 धारा। ठीक है। इसका अन्य नाम छत्रधारी कानून। जैसे नहीं, छत्रधारी मतलब पेड़ होते हैं, छाए रहते हैं अम्ब्रेला की तरह, इसी को छत्रधारी कानून कहा गया, ठीक है। और इसकी जानकारी जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये आर्टिकल 253 के तहत अधिनियमित किया गया है। और इसकी मतलब इसकी जानकारी 48A में भी दी गई है, ठीक है, जो हमारा DPSP होता है उसमें। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये मैं एक बार में पूरी धाराएं याद करा दूंगा बस। हाँ, इसमें जो है ये तारीख आप जो है ध्यान देखेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएंगी। और जो है ये चैप्टर इस तरीके से किसी ने, मतलब जो जिसने बनाया है, धाराएं बनाई, तो इस इतनी अच्छी तरीके से सीक्वेंस में रखा है कि पूरी एक स्टोरी तैयार है। आप धाराओं को दौड़ते हुए पकड़ते चले जाएंगे, मतलब मज़े ही आ जाएगी। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि मतलब ये अधिनियम जो था ये कैसे चालू हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 5 जून से 16 जून तक 1972 में आयोजित किया गया था, ठीक है। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से जो प्रभावी ये अधिनियम है, ठीक है। इसमें थीम क्या रखी गई थी? ओनली वन अर्थ। स्टॉकहोम जो घोषणा पत्र था उसमें 26 सिद्धांत थे। जैसे देखो ऊपर धाराएं भी 26 थी, और इसमें जो है जो घोषणा पत्र में 26 सिद्धांत भी रखे गए थे। मतलब किस चीज़ से रिलेटेड थे? आर्थिक विकास, वायु जल महासागरों के प्रदूषण, विश्व जन की भलाई, मतलब जो भी ये पर्यावरण से संबंधित होता है इसमें जो है आर्थिक विकास, वायु मतलब सबके विकास के लिए। और इसमें औद्योगिक विकासशील देशों के बीच संवाद की शुरुआत हुई। मतलब ये नहीं कि कोई औद्योगिक देश है तो
मार प्रदूषण ही प्रदूषण किए दे रहा है, विकासशील देश है तो प्रदूषण ही प्रदूषण फैला दे रहा है, मतलब आपसी सामंजस्य लेके चलना है। ठीक है, कि हम लोगों को कितना प्रदूषण या कैसे हम लोगों को आगे जो है पर्यावरण को देख के चलना है। तो इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार, सम्मेलन के नियमों को देश में लागू करना, मानवों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों, वनस्पतियों आदि की रक्षा करना। ये मतलब बेसिक जानकारी जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, एक बार दिमाग में चली जानी चाहिए। पता तो सबको है, मुझे भी पता है कि इससे यार इतना सरल है, इसको क्या ही पढ़े, लेकिन एक बार पढ़ना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे अब हम लोग धारा बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक बार में उड़ा देंगे। धारा एक जैसे होता है संक्षिप्त नाम, विस्तार, एंड, प्रारंभ, सबको पता है। दो में रखी जाती हैं परिभाषा। उसके बाद इसमें जो है दो के अंतर्गत 5 रखी गई, ABCDE। तो आप इसको जो है एक बार में जो है सारी की सारी याद कर लें। जैसे ए है तो पर्यावरण वाला चैप्टर है, तो सबसे पहले क्या होगा? पर्यावरण की परिभाषा। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है? जलवायु, भूमि, मानव, प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवों का आपसी संबंध। ठीक है, जो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वही पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। बी में क्या रखा जाएगा? पर्यावरण प्रदूषक। अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर देखो पर्यावरण प्रदूषण, ये पर्यावरण प्रदूषक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, इसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं और इसको पॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप जो है उस अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से देखेंगे तो पर्यावरण, 2B में पर्यावरण प्रदूषक, और C में पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण और 2D इसमें जो है देखो H से आ गया हैंडलिंग। मतलब आप एक तरीके से ये समझ लीजिए जिसमें किसी भी चीज़ को बनाने बिगाड़ने में आदमी का हाथ हो, उस हिसाब से समझ लीजिए कि 2D में हथालना को रखा गया है। और 2E में परिसंकट में पदार्थ। मतलब जैसे इसमें मैंने समझाने के लिए छोटी सी परिभाषा लिख दी, जैसे कोई परिसंकट में पदार्थ है, जैसे नहीं जो होती हैं दवाइयाँ होती हैं, उनको छिड़कने से पर्यावरण को नुकसान, मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसको आप यूज करें और उससे पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, तो वो परिसंकटमय पदार्थ हो गया। ये आपकी 5 परिभाषाएं थी। तो आप एक बार में जैसे ही देखेंगे ABCDE, पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषण, हथालना, परिसंकटमय पदार्थ, आप स्पीड में एक बार पढ़िए, आपको सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद हो जाएगा। ठीक। और बीच में ये जो है आ गया कि जो है पर्यावरण है, पर्यावरण का प्रदूषण रोकना है, कौन रोकेगा? उसके लिए क्या किया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसमें क्या किया गया? एक चेयरमैन बना दिया गया और 16 अन्य सदस्य, मतलब 17 टोटल लोगों को इसमें बिठा दिया गया। ठीक। और ये संवैधानिक संगठन है, क्योंकि इसका जो है हमारे संविधान में इसका वर्णन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन क्यों किया गया था? गठन इसलिए किया गया था कि जल का जो प्रदूषण है उसके निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो 1974 था, उसमें जो सितंबर 1974 में जो अधिनियमित हुआ था, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था कि आप जो है जल के बारे में देखिए, उसके बारे में नियम बनाइए। लेकिन बाद में क्या किया गया? अब देखा गया भाई वायु भी प्रदूषित हो रही है, तो उसके अंतर्गत एक अधिनियम लाया गया, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो इस अधिनियम के अंतर्गत भी इनको सारी शक्तियां और कार्य सौंप दिए गए कि जो है आप ही जो है वायु का भी देखिए। तो ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? पर्यावरण, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत होता है। मतलब समझिए कि कोई बोर्ड बनाया गया, उसको बताया गया था कि आप जल का प्रदूषण संभालिए, बाद में वायु का प्रदूषण संभालिए, ऐसे ही इसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो भाई ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता क्या है? जैसे भाई देखो, जल वायु की गुणवत्ता की सुधार के लिए केंद्र सरकार को सलाह देता है कि भाई ये करिए जो है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और जैसे राज्य और राज्य के बीच मतभेदों को सुलझाना, जैसे एक राज्य है मालूम मुम्मार फैक्ट्रीज ठास दी हैं और प्रदूषण किए जा रहा है, और जो पास में जो है राज्य है वो कम मतलब इतना प्रदूषण नहीं फैला रहा है, तो उनके बीच मतभेद हो जाएगा। तो वो जो है उनके आपसी सामंजस्य को भी देखना पड़ता है। ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाते हैं, मतलब जागरूकता जो है फैलाते हैं कि जो है
हम लोगों को प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। और जो इसके अंतर्गत कर्मचारी होते हैं उनको भी टाइम टाइम पे प्रशिक्षण देते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है जागरूकता फैला सके और प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं कि कहाँ कितना प्रदूषण है, क्या नहीं है, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी तो हम लोगों ने पढ़ ली और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब हम धारा पढ़ाएंगे और धारा इस हिसाब से बनी, भाई देखो धारा 1 और धारा 2 तो सबको याद हो जाती हैं, ठीक है, विस्तार, संक्षिप्त नाम और ये परिभाषा। अब धारा 3, जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। इसमें एक फैक्ट्री बनाई गई, भाई जैसे कोई फैक्ट्री बनाई जाती है तो उसके अंतर्गत कर्मचारी रखी जाती हैं। कर्मचारी को क्या दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। तो यही देखो, ये धारा 3 हो जाएगी, धारा 4 हो जाएगी, ये धारा 5 हो जाएगी। देखो निर्देश दिए, और निर्देश जब दोगे तो निर्देश मतलब जैसे ये देखो, निर्देश निर्देश दोगे और फिर निर्देश दोगे तो क्या करेगा भाई, अधिकारी क्या करेगा, नियम बनाएगा, नियम बनाएगा, ठीक है। नियम कैसे बनाएगा कि भाई कहेगा कि तुम लोग जो है उत्सर्जन उत्सर्जन ज़्यादा ना करो, उत्सर्जन ना करो। लेकिन भाई जब आप जो है मना करने गए कि भाई उत्सर्जन ना करो, तो क्या पता जो जो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कर रहा था वो आपके ही ऊपर उत्सर्जन कर दे। इसीलिए आप जो है सुरक्षा सुरक्षा वाला हेलमेट लगा के जाओगे कि कोई आपके ऊपर उत्सर्जन ना कर पाए, ठीक है। और उत्सर्जन जब आप जो है ये सुरक्षा उपाय करके गए तो आप क्या करोगे कि भाई देख लोगे कि ये जो है उत्सर्जन बहुत कर रहा है, तो उसकी सूचना दे दोगे। सूचना सूचना नहीं दे दोगे कि हाँ ये लोग बहुत जहरीली गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, और लोगों को लेके जाओगे तो उसके यहाँ जो है घुस के देखोगे, उसके अंदर घुस के देखाओगे कि जो है ये क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और जब उसके अंदर घुसोगे तो वहाँ थोड़े बहुत नमूने इकट्ठे कर लाओगे और नमूने इकट्ठे करके भागोगे। मतलब भाई हमने जो है किसी के घर में घुस गए और वहाँ नमूने इकट्ठे कर लिए, ठीक है, तो उनको कहीं रखोगे तो जाके कि हाँ रास्ते में फेंक दोगे। तो उसके लिए हम लोग जो है एक प्रयोगशाला बनाए रखे हैं, वहाँ जाएंगे, उन नमूनों को रखेंगे और नमूनों को जब हम प्रयोगशाला पहुँचा देंगे तो वहाँ एक जो है नमूना जांच करने वाला होगा। भाई कोई कोई तो होगा जो नमूना जांच करेगा। देखो अगली धारा है, नमूना जांच कर रहा है सरकारी विश्लेषक, फिर क्या करेगा, जो नमूना जांच कर लेगा उसकी एक रिपोर्ट निकाल देगा, हाँ भाई ये तो बहुत गलत काम कर रहे थे हैं, तो उसके लिए उनको दंड दे दिया जाएगा। बस देखो 3 से 15 धारा पे हम लोग पहुँच गए हैं। एक स्टोरी है, केवल एक स्टोरी। तो इसको हम लोग जो है पहले ये एनसीटी को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग जो है सीधे देखो इसमें लिखा है धारा 3, केंद्र सरकार पहले फैक्ट्री तो बना ले धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 के अंतर्गत फैक्ट्री बनाएंगे, फिर 4 में आपको कर्मचारी समझा देंगे, ठीक है। तो धारा 3, केंद्र सरकार इस अधिनियम से प्राप्त शक्तियों और कार्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करेगी। जैसे कि एक ये देखो, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना, एनजीटी, ठीक, एनजीटी की स्थापना करेगी। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई। और भारत जो है इसकी स्थापना करने वाला 3rd कंट्री था, और फर्स्ट 2 कंट्रीज थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विकासशील देशों में बात करें तो भारत प्रथम कंट्री था, ठीक है, वैसे जो है 3rd। तो अब इसका भाई इसको स्थापना क्यों की, स्थापना इसलिए की है कि भाई प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए अधिक अलग से हम लोगों ने एक जो है प्राधिकरण की स्थापना कर दी, और इसका हेडक्वार्टर हम लोगों ने दिल्ली में रख दिया, वहीं सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, देख लो। तो इसके जो है अन्य क्षेत्रीय कार्यालय और भी बना दिए गए, भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में, ताकि जो है सारे जो है पूरे देश का जो है अच्छे से जो ये विवाद हैं निपट सके। तो एनजीटी में होता क्या है, एनजीटी में एक अध्यक्ष होता है, न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जिनको उनकी जानकारी बेहतर, मतलब बेहतर जानकारी होती है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से केंद्र सरकार ही करती है, ठीक है। और जो ये न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार एक चयन समिति बना देती है, वो उनकी जो है नियुक्ति करते हैं, ठीक है। न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, इनकी कम से कम संख्या तो 10 होनी ही चाहिए,
और मैक्सिमम ये जो है 20 सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक, जो ये हैं अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य, ये मतलब 3 साल की इनकी कार्यावधि होती है। लेकिन अगर उससे पहले इनकी 65 वर्ष एज पूरी हो जाती है तो ये 65 वर्ष की एज पे रिटायर हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो है यहाँ से जब रिटायर होंगे तो ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है। और एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत सुनवाई धनाधन कर सकती है। जैसे पहले हमने कहा जल हमने पढ़ा था, तो जल वाला हो गया 1974, उसमें उपकर मतलब उपकर लगा दिया तो 1977। फिर वन संरक्षण अधिनियम आया 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये जो 7 हैं अधिनियम, इनके तहत एनजीटी सुनवाई कर सकती है, मतलब जल्दी से जल्दी निपटारा कर सकती है। तो निपटारा कैसे करेगी? एनजीटी पर्यावरण संबंधी मुद्दों को 6 महीने के अंतर्गत निपटा देता है, मतलब ये सुनवाई बहुत स्पीड में करता है। लेकिन एनजीटी जो है नागरिक प्रक्रिया संहिता जो 1908 थी, उसमें जो उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो है उनकी बातें माने। अब हम लोग ये सब जो बकवास हटी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लगातार धारा 3 4। भाई धारा 3 में हमने कहा फैक्ट्री बनवा दो, प्राधिकरण की स्थापना हुई। अब भाई फैक्ट्री के अंतर्गत कौन बैठेगा? कर्मचारी लोग बैठेंगे। तो केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति कर देगी। अब भाई ये इनके अंदर बैठा तो दिया फैक्ट्री के अंतर्गत, अब नियुक्ति तो कर दी, तो अगली धारा में क्या करेगी? इनको निर्देश देगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्देश देने की शक्ति को इसमें रखा। इनको कुछ निर्देश तो दो, नहीं तो ये तो खाली भोंपा ऐसे बैठे रहेंगे। ठीक है। तो क्या करेगी? लिखित निर्देश जारी करती है जिसे, और इन जो ये लिखित निर्देश जारी करेंगे उनको पालन करना अनिवार्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने छोटा सा लिख दिया ताकि कुछ समझ में आ जाए कि जैसे बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना, मतलब कोई जैसे मालूम बिजली इस राज्य में नहीं जानी चाहिए, या इस राज्य में इतनी जानी चाहिए, या इस राज्य में ज़्यादा जानी चाहिए, मतलब या पानी, मतलब निर्देश देने की शक्ति है उनके पास। ठीक है। तो भाई ये तो हो गया, अधिकारी भी नियुक्त हो गए, उनको निर्देश भी दे दिए। अब निर्देश दे दिए तो ये लोग नियम ही तो बनाएंगे। अगली धारा में देख लेना, धारा 6 नियम से संबंधित। पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देखो है कितनी अच्छी है। 3 से 6 धाराएं हैं, केंद्र सरकार से ही रिलेटेड हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम बनाएगी। अब नियम क्या बनाएगी? नियम यही तो बनाएगी भाई, पर्यावरण वाला चैप्टर तो नियम यही बनाएगी कि जो ये पर्यावरण प्रदूषक हैं, इनका उत्सर्जन या निर्वहन से मनाही, मतलब ज़्यादा उत्सर्जन ना करो। तो क्या इसमें लिखा है? उद्योग, परिचालन आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानकों से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निर्वहन से मनाही। देखो भाई, नियम बनाए, नियम इसी से संबंधित बनाए कि तुम लोग यार ज़्यादा उत्सर्जन ना करो। ठीक है। लेकिन वही बात होती है जब हम लोग किसी को मना कर दें, मालूम हुआ जहरीली गैस का उत्सर्जन कर रहा था, हम गए मना करने, हमारे ऊपर ही छोड़ दी। इसीलिए अगली धारा में रखा गया है कि जो परिसंकट में पदार्थों को संभालने वाले व्यक्ति हैं, वो अगर कोई प्रक्रिया कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो पहले सुरक्षा नियमों का पालन करें। मतलब भाई सुरक्षा, अपना हेलमेट बढ़िया लगा दो। मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि धारा कैसे याद हो जाए, मैं केवल याद करा रहा हूँ। पढ़ना है तो अपने आप ही है, समझिए कि धारा 8 में क्या है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई अभी हमने धारा 7 में मना किया, और मना किया तो मालूम हो गुस्सा के हमारे ऊपर ही छोड़ दिया। तो सुरक्षा उपायों का पालन करो। ठीक। अब आपने देख तो लिया कि भाई हेलमेट लगा के कहीं घुस के देख तो लिया कि हाँ भाई ये तो बहुत गलत काम कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। तो आप क्या करोगे? सूचना उपलब्ध कराओ दोगे अपने प्राधिकरण को या किसी को कि भाई वहाँ जो है बहुत जो है गलत काम हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा है? कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों मतलब एजेंसीज को सूचना उपलब्ध कराना। ये वही सूचना उपलब्ध कराने के बारे में लिखा गया है कि अगर कोई कंपनी या कोई जो है वो बहुत पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन कर रहा है, तो आप एजेंसीज को जानकारी दे सकते हैं कि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है।
तो सूचना तो उपलब्ध करा दी। अब सूचना उपलब्ध कराओगे जैसे जाकर अपने टीम को, तो वो क्या करेगी, तुरंत टीम निकलेगी सर से, और जहाँ जिस फैक्ट्री में उत्सर्जन हो रहा है तुरंत उसमें जो है घुस जाएंगे बिना बिना किसी सुनवाई के। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी भी स्थान में प्रवेश करके निरीक्षण प्राप्त कर सकता है। देख लो, केंद्र सरकार द्वारा हम जो है नियुक्त हैं भाई। तुरंत सूचना उपलब्ध कराने के बाद धारा 10 में तुरंत घुस जाएंगे, और जब किसी के घर मतलब फैक्ट्री में घुसेंगे तो क्या लेंगे, तुरंत नमूना लेंगे। धारा 11 में नमूना लेने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, मतलब नमूना जो ले रहे हैं उसमें कोई प्रक्रिया तो आजमा रहे हैं, वही प्रक्रिया लिखा हुआ है, ठीक है। अब नमूना लेंगे तो अगली धारा में, अब भाई नमूना ले लिया, वहाँ से निकल के भागेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो अपनी प्रयोगशाला में जाएंगे। पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना इसीलिए हम लोगों ने करा दी है, ठीक है। 12 के 1 में पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना का उल्लेख भी मिलता है। अब हम जब अपनी प्रयोगशाला में घुस गए तो अब अगली धारा में वहाँ प्रयोगशाला के अंतर्गत कौन बैठा होगा, सरकारी विश्लेषक, मतलब जो नमूनों की जांच करता है, बैठा है। तुरंत जो है सरकारी विश्लेषक नमूनों की जांच करेगा, और तुरंत अगली धारा में जो है सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट निकल के आ जाएगी कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। तो उसके अगली धारा में तुरंत जो है दंड मिलेगा। अधिनियम के उपबंधों, नियम, आदेश, निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, 5 साल की जेल, 1 लाख रुपया फाइन, या दोनों चीज़ें आप पे लग सकती हैं, ठीक है। ये तो लग गई भाई, बहुत बढ़िया चीज़ें। लेकिन भाई अमीर आदमी है, वो लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी उत्सर्जन कर रहे हैं। नहीं माने तो हम लोग 5,000 रुपया पर डे का दंड लगा देंगे। लेकिन भाई हम लोगों ने इतना तगड़ा दंड लगाया, फिर भी देखा कि मना करने के बाद 1 वर्ष की अवधि तक, मतलब 1 साल होने जा रहा है, अब भी जो है वो लोग नहीं मान रहे, तो अब क्या होगा, जेल 7 वर्ष तक की, सुधर जाएंगे। ये तो हमारा हो गया पूरा, हम लोगों ने कहानी बना दी, फैक्ट्री बनाई, अधिकारी बनाए, उसमें हम लोगों ने नियम बनाए, ठीक है। फिर निर्देश दिए, फिर उन लोगों ने नियम बनाए, नियम बनाए। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग भाई जांच करने गए, देखो नियम बनाए, फिर उत्सर्जन जो कर रहा था उनको मना किया, लेकिन पहले हम लोग सुरक्षा लेके गए, हेलमेट लगा के। फिर हम लोगों ने अपनी कंपनी को सूचना दी कि वहाँ बहुत उत्सर्जन हो रहा है। फिर हम लोग अपनी टीम लेके गए, उसके निवास स्थान में घुस गए, वहाँ नमूना लिया, भाग के अपनी पर्यावरण प्रयोगशाला में आए। हमारा जो सरकारी विश्लेषक था उसने उसकी जांच की रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट के बाद सच पाया गया, उसको दे दिया दंड। ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा खंड। अब भाई दंड तो दिया गया, तो सबसे पहले कंपनी धरी गई, कह रहे बहुत तुम लोग जो है गलत काम कर रहे थे, ठीक है, कंपनियों के अपराध रखे गए। लेकिन इसमें क्या कहा गया है भाई, इसमें जैसे कंपनी पाई गई तो इसमें कंपनी के अधिकारी वगैरह जो होते हैं वो दोषी पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जो कोई व्यक्ति या अधिकारी या कोई भी है वो सिद्ध कर देता है कि जो है मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। या जो है या ये सिद्ध कर दे कि हाँ अपराध हुआ था, लेकिन मेरी जो है मतलब मेरी निगाहों के पीछे हुआ, ठीक है, तो भी वो छोड़ दिया जाएगा, ठीक। ये सब होता है इसमें जो है लूप हो बचने के, ठीक। उसके बाद आती है अब भाई कंपनी का अपराध तो इसमें रख दिया गया। अब अगले में क्या रखा जाएगा, सरकारी विभाग, भाई वो भी तो फ्रॉड कर सकते हैं कि हाँ कोई कंपनी थी ही नहीं दोषी, लेकिन फिर भी उसको फंसा दिया। या फिर सरकारी विभाग द्वारा जो अपराध हो रहा है, जो जिस विभाग द्वारा अपराध होगा उसका विभागाध्यक्ष दोषी माना जाएगा, ठीक है। या तो विभागाध्यक्ष ये जो है प्रूफ दे दे कि हाँ मैंने जो है इस अपराध को रोकने के लिए पूरा के पूरे प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी गलती हो गई, तब उसको माफ़ किया जा सकता है, ठीक है भाई। ये तो हो गई कंपनियों के अपराध, सरकारी विभागों का अपराध। अब हम लोग क्या करेंगे, अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा, ये तो ठीक है, अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन कार्यवाही से 60 दिन के पूर्व जानकारी देना आवश्यक होता है। जैसे भाई किसी पे कोई कार्यवाही करनी है तो उसको जो है 60 दिन के पहले जो है जानकारी देनी पड़ती है, केंद्र सरकार
या मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ की कोई सरकार होगी, वो जो है इसको जो है 60 दिन पहले जानकारी दे देगी कि आप पे कार्रवाई होने वाली है। तो नॉर्मल सी बात है, सब में होता है। अब धारा 3 जो हमारा प्राधिकरण था, उसके तहत जो गठित प्राधिकरण के सदस्य एवं कर्मचारी हैं वो लोक सेवक माने जाएंगे। ठीक है, लोक सेवक माने जाएंगे। 22 अधिकारिकता का निषेध, मतलब अधिनियम के प्रावधानों के तहत सिविल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होगा, उनकी अधिकारिकता से बाहर रखा गया। अब क्या 23 प्रत्यायोजन की शक्ति, मतलब जरूरत पड़ने पर जो उच्च अधिकारी है अपने अधीनस्थ अधिकारी को अधिकार दे देगा, मतलब उसकी शक्ति को बढ़ा देगा कि आप इसकी जांच वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो नियंत्रण और निरीक्षण की शक्ति है वह उच्च अधिकारी के पास ही रहती है। और धारा 25 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। तो मुझे लगता है ये चैप्टर दनादन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।